My dear ISPCS aspirants, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। क्या राजनीतिक चिंतन किए बिना सरकारी नौकरी कर पाएंगे? क्या राजनीति में पड़े बिना सरकारी नौकरी कर पाएंगे? क्या भ्रष्ट हुए बिना सरकारी नौकरी कर पाएंगे? ऐसे प्रश्न आप लोग करते रहे हैं, मैं थोड़े थोड़े उत्तर भी देता रहा हूं। लेकिन तब आपको ये शंका पैदा हो जाती है कि गुरुजी, आप राजनीतिक चिंतन आप नहीं करते थे, आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रहे, किसी राजनीतिक दल का आपने लाभ नहीं लिया, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो तुरंत आपके मन में एक बात आती है कि शायद इसीलिए आप टिक नहीं पाए सरकारी नौकरी में 15 साल पहले, इसीलिए वीआरएस ले लिया। नहीं बेटे, आप ईमानदार रहकर बड़े शान से सरकारी नौकरी कर सकते हैं और जीवन भी शान से बिता सकते हैं। इतनी तनख्वाह है और इतनी सुविधाएं हैं। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल राजनीति की चिंता न करें, जहां ट्रांसफर हो वहां करा लें। देखिए, दो बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक प्राइवेट कंपनियों ने एक शब्द चलाया हुआ है कि मैंने ट्रांसफर ले लिया है। मुझे नहीं पता कि प्राइवेट कंपनियों में अपनी मर्जी से ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है। प्राइवेट का मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन ये शब्द ही गलत है कि मैंने ट्रांसफर ले लिया है। इसका मतलब आपने घूस दिए। सरकारी नौकरी में ट्रांसफर लिया नहीं जाता, ट्रांसफर होता है। हमारा जहां ट्रांसफर होता है हम चुपचाप चले जाते हैं। ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट भी कोई अपील एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें न्यायपालिका दखल नहीं देती है। सामान्यतः वकील लोग कुछ ना कुछ पंगा निकाल लेते हैं तो रिट दायर कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कुछ बहुत प्रभावशाली लोगों ने ट्रांसफर रुकवा भी लिए, अपने बड़े पैसे खर्च किए वकीलों पे और तमाम। बहरहाल, ये दोनों बातें जुड़ी हैं। यानी अगर आप ईमानदार हैं तो फिर आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर क्यों कराना चाहते हैं? कहीं भी हो जाए, बच्चों का एडमिशन हर जगह हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। जब आप सरकारी अधिकारी हैं तो इतने इन्फ्लुएंशियल आप हैं कि आप यदि जिस जगह ट्रांसफर होगा और वहां जिस कॉलेज स्कूल में एडमिशन कराना चाहेंगे तो हो जाएगा। मैं आईएएस अधिकारियों की बात कर रहा हूं, और वो भी जरा अच्छे डिपार्टमेंट के, आलू मुर्गी डिपार्टमेंट के नहीं। तो इसलिए यह है कि ट्रांसफर ले लिया है वही कहते हैं जो कि घूस का पैसा देकर ट्रांसफर करवाते हैं, और ये चलती है। ये तो मैं हमेशा से देखता रहा हूं। लोग बड़ा पैसा खर्च करते हैं तमाम अधिकारियों पर, इवन क्लर्कों से लोग करवा लेते रहे ट्रांसफर। थोड़े कम पैसे में हो जाता है, लेकिन शॉर्ट नहीं होता है। कुछ लोग अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कुछ लोग और ज़्यादा पैसा दे के मंत्रियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, मैंने कभी दिया नहीं, मैंने कभी जाना नहीं। कुछ बातें मैं जानता हूँ, वो यहाँ कहूँगा नहीं। बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मैं यहाँ कहूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता कहना। तो नौकरी इसलिए नहीं कर पाए शब्द गलत है। मैंने बेटा शान से नौकरी की है, पूरी एंजॉय की है, जब मेरा मन हट गया तो मैंने छोड़ दी। याद रखिए, छोड़ने में और हटा नहीं कर पाए में फर्क है। ये अपनी इच्छा से मैंने छोड़ी है, और कई बार मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैंने लात मार दी, थोड़ी इंसल्ट से यूज करता हूं, क्योंकि इतना घृणित डिपार्टमेंट था कि उसे लात मारना ही उचित था। अब इतना नहीं है। मुझे लगता है मेरी बेटी भी असिस्टेंट कमिश्नर है सेल्स टैक्स में ही, और वो कहती है, ताऊ जी आपके ज़माने के सब लोग अब जो है मर नहीं गए, रिटायर हो गए। तो वो लोग कुछ लोग ऐसे ही थे कि जो धरती पे बोझ थे, जो बॉसेस थे, सीनियर्स थे। कुछ लोग, सभी नहीं। इतने मतलब रावण राज कर रखा था उन लोगों ने, मठाधीश बने बैठे थे। सुबह सुबह तौंद फैला के अपने बड़े भारी से ड्राइंग रूम में 1000 गज की कोठी गाजियाबाद में बनवाए बैठे थे, और जाने कितने मंजिल उसके अंदर बने हुए थे। क्या करते थे उन मंजिलों में मुझे नहीं पता, कि रखेलें रखते थे अपनी हर मंजिल पे, क्या करते थे भगवान जाने। बहुत ही निम्न स्तर के, निम्न चरित्र के लोग थे। मैं तारीफ में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो घंटों का वीडियो बन जाएगा। और उनके यहाँ जाके घृणा होती थी। इतना दंभ था, इतना घमंड था कि दिवाली पे मिलने जाओ तो कहते थे कि भाई, अरे भाई कुछ लो, तुमने कुछ लिया नहीं? सर ठीक है सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। सब लोग ऐसे बोलते थे, सर आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, कुछ ले लो भाई, दिवाली है, कुछ तो लो।
तो आदमी एक काजू ऐसे उठाता, डरते 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 डरते। उन्हीं के लाए हुए काजू होते थे, हम ही लोगों के लाए हुए। मैं तो कभी ठेंगा नहीं दिया कभी किसी को। अधिकारियों के लाए हुए काजू होते थे, जो मतलब बड़े बड़े लेवल बैठे होते थे, जो जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर लेवल पे लोग। अरे भाई, तो धरती पे साक्षात भगवान का अवतार होते थे एकदम। शेषशाही विष्णु की तरह तौंद फैली हुई है, शांताकारम भुजगशयनम बने बैठे हुए हैं, एकदम कच्छा लगाए बैठे हैं, लुंगी आधी लुंगी लगाए। अरे मद्रासी टाइप की लुंगी लगा लेते भैया, आधी लुंगी लगाए, पूरे टांगे खोले हुए, बनियान पहने हुए जिसमें कि यहाँ यहाँ सब पूरा खुला हुआ है ऐसे, और शेव भी नहीं किया है, बदबू मार रहे हैं बुरी तरह से, सोफे पे पसरे हुए। एक वो सोफा होता था, दीवान जिसे कहते थे, तो वो आजकल दीवान तो सिंगल बेड को कहने लगे हैं। दीवान होता था जिसमें कि आदमी लेट सकता था साइड में, उस पर लेटे हैं, पैर आगे को हिलते रहते थे कि आओ और छुओ इन्हें। तो लोग उन्हें पैरों को उनके को स्पर्श करते थे जाके। एक आध बार मैंने भी पैर छुए, मैं श्रद्धावश, मुझे लगा ये बड़े श्रद्धेय आदमी होंगे। बाद में पता लगा इनसे नीच इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। इतने कुकर्मी कि बस बस पूछो मत। इतने कुकर्म उनके सामने आए बाद में, जब उनकी कुछ वीडियो कैसेट उस जमाने में वायरल हुई और तमाम सारी बातें हुई, तो लगा कि मतलब वो लोग इतने बड़े मठाधीश बने बैठे थे कि घृणा होती थी। एक बार एक वकील ने आगरा में मुझसे कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी की, और मैं आते ही आते, नया नया मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, आगरा में असिस्टेंट कमिश्नर था सेक्टर 9 में। और वहाँ पे एक वकील ने, मैंने आके कमरे में मैं बैठा तो मैंने अलमारी में से निकाल के पेन स्टैंड रखा, टेबल लैंप रखा, ये पर्सनल था, डिपार्टमेंट कुछ नहीं देता था। पेन स्टैंड रखा, टेबल लैंप रखा, और कुछ चीज़ें रखी, घंटी लगाई अपनी रखी, वो जो हाथ मारने वाली होती है। अगर ना रखूं तो रात में चोरी हो जाएगी। चौकीदार तो कहने के होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इतना पैसा पाते हैं, चौकीदारी बिल्कुल नहीं करते हैं और सारे काम करते थे। दारू पीते थे, दारू पार्टियां आयोजित करते थे, कुछ अफसर भी आते थे उनमें, ये सब काम होते थे। इनको कौन कहे। बिजनौर में जब मैं गया तो वहाँ पर पता चला कि जो मेज़ है, जिस जिस मेज़ कुर्सी पे मैं बैठा करता था, मुझसे पहले वाले अधिकारी चपरासियों के साथ मिलके नाचा करते थे और दारू पिया करते थे उस पर, है ना। तो वो पोल डांस किया करते थे, भगवान जाने किस किस को बुलाया करते थे। ऐसे ऐसे कर्म कुकर्म मैंने सुने, देखे, विटनेस किए, तमाम सारी बातें। मैं इंस्पेक्शन में नजीबाबाद पहुंचा, एक चपरासी इतना धुत नशे में लुढ़कता हुआ चला आ रहा है और बिल्कुल ही सड़क पर लुढ़क गया। तमाम मैंने सस्पेंड कर दिया। बाद में उसकी बीवी भी रोते हुए आई जैसे तैसे, फिर मैंने बड़ी वार्निंग दे के उसको बहाल किया। मेरे अंडर में था नजीबाबाद। तो ऐसा विभाग ये था जिसमें कि शराब की अब नदियां बहती थीं। अब मुझे नहीं पता बहती होंगी अब भी। वाइफ स्वैपिंग किया करते थे कुछ लोग। एक अधिकारी ने तो अपनी पत्नी ही एडिशनल कमिश्नर को सौंप दी थी। वो उनके पास बाद में वो जो है वो सन्यासी उन्यासी हो गए। होना ही चाहिए, फिर और क्या होगा जब नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूर्ण बुणाए भय सन्यासी, पता नहीं क्या क्या लोगों ने। हर कोई जानता था कि उनके घर में जो बच्चे खेल रहे हैं वो किसकी कृपा से खेल रहे हैं। ये सब बातें सुन के ऐसा लगता था हम किस दलदल में आ गए हैं। ट्रेजरी अफसर में तो बड़े शानदार अधिकारी हुआ करते थे, जिला स्तर के अधिकारी, और सारे अधिकारी बड़े ही स्नेहपूर्ण। और मैं सबको याद करता हूँ और नमन करता हूँ कि मेरे सीनियर्स कितने अच्छे थे। मुरादाबाद में एडीएम्स थे जो, और जो भी डीएम थे, जो लोग रहे थे, कितने भले अच्छे लोग रहे थे। वहीं जब मैं सेल्स टैक्स में आया तो मुझे मतलब कुकर्मों की खान नजर आई। तो छोड़, मतलब नौकरी कर नहीं पाए वाली बात नहीं है, नौकरी कर सकते ही नहीं थे ऐसे डिपार्टमेंट में, और उम्र इतनी हो गई थी कि छोड़ के कहीं जा नहीं सकते थे। तो फिर छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, क्योंकि कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। अपनी सैलरी बनवाने के लिए, पाने के लिए, आगरा कानपुर में ग्वालटोली में ऑफिस था हमारा, वहाँ कोई क्लर्क नहीं आता था। गिराऊ बिल्डिंग बिल्कुल, वहाँ पर शायद अब भी उसके अवशेष होंगे। पेट्रोल पंप के सामने एक सड़क जाती है, वहाँ पर जो है लेफ्ट को एक जर्जर बिल्डिंग जिसमें घास उगी हुई थी पूरी लॉन में, वो हमारा हेड ऑफिस था रेलवे चेक पोस्ट का। मैं कानपुर की सारी रेलवे स्टेशंस का इंचार्ज था, असिस्टेंट कमिश्नर। शर्म आती थी, कोई ऑफिस नहीं था। बैठने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ, जहाँ पर इतने कुकर्म होते थे जिसकी कोई सीमा नहीं। वो कुकर्म हमारे विभाग के लोग नहीं करते थे। रेलवे स्टेशनों की लाइफ बड़ी अजीब होती है। जब भी मैट फिल्म में देखिए,
जब रात हो जाती है तो करीना कपूर को जब वो हीरो बचाता है कई बातों से, कितनी वेश्यावृत्ति चारों ओर है, कितना क्या क्या कुकर्म है, ऐसे कुकर्म दिन रात दिखाई देते थे वहाँ पर नंबर 7 की तरफ। होटलों में तमाम वेश्यावृत्ति के धंधे फैले हुए थे, तमाम चीज़ें हुआ करती थी। उनके बीच हम एसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान रहते थे। बैठने की कोई जगह नहीं थी, पानी बरसता था तो पीपल का पेड़ बचा नहीं पाता था, तो रेलवे स्टेशन के माल गोदाम में घुसते थे। वहाँ पर हमें रेलवे स्टेशन के कर्मचारी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और बाहर जाने को कहते थे, क्योंकि हम रेलवे के माल गोदाम का राजस्व घटाते थे, क्योंकि हम चेकिंग करते थे, पकड़ते थे उन्हें, तो उनके यहाँ बुकिंग नहीं कराते थे, लोग ट्रक से बुकिंग कराते थे, क्योंकि ट्रक से 2 नंबर का काम करना ज़्यादा आसान था। रेलवे स्टेशन पे हम लोग तैनात रहते थे। बड़े अपमानजनक स्थिति थी, रिश्तेदार नातेदार आते थे, कई बार नंबर 7 पे उतरते थे तो हम लोगों को देखते थे तो क्या सोचते होंगे कि वो सोचते होंगे असिस्टेंट कमिश्नर बहुत बड़ी पोस्ट है और ये तो जो है बड़े शानदार ऑफिस में बैठे होंगे और वहाँ पर हम चप्पल चटकाते घूम रहे हैं। कानपुर में जो 7 प्लेटफार्मों के बीच में जो अंडरपास है, प्लेटफार्मों के नीचे से बदबूदार सलांद वाला, उसी में से दौड़ते रहते थे दिन भर, यहाँ से वहाँ से वहाँ, अनवरगंज रेलवे स्टेशन, फलाना, और वो मंजूश्री टाकीज के आसपास में ठेलों को पकड़ना, टेम्पुओं को पकड़ना, ये सब निकृष्ट कार्य, बहुत सारे छकड़ों को पकड़ना, और उसमें भी कौन वो रेलवे के दलाल थे तमाम सारे, उनको झेलना। और एक वो बहुत प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, उनका हिंदू मुस्लिम नाम था मिला जुला, एक आधा नाम ठाकुरों वाला था, आधा नाम मुस्लिम नाम था, वो मैं भूल गया नाम उनका। वो कई बार आए सिफारिश करने के लिए, या यही कहिए कि आदेश देने के लिए, सिफारिश क्या, उन्होंने कह दिया तो छोड़ना पड़ेगा चाहे जितना कुछ भी हो, क्योंकि पावरफुल आदमी थे। और बहुत सारे प्रभावशाली लोग, और ऊपर से बॉसेस जो हुआ करते थे वो बिल्कुल ही लचर किस्म के, जो आपके पीछे कभी खड़े नहीं होंगे, कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। सेल्स टैक्स में ज़्यादातर बॉसेस कभी किसी के अधीनस्थों की मदद नहीं करते, बिल्कुल भी। अगर फंस जाए तो और फंसा देते रहे, इस तरह के लोग हुआ करते थे। तो आप ये सब झेल सकते हैं फिर भी। अब कहिए, मैंने ये इसलिए जवाब दिया आपको कि आप लोग कई बार ये समझते हैं कि इसलिए नौकरी नहीं कर पाए। ये कंडीशन सबके साथ है। आप भ्रष्ट हों तो आपके साथ और ज़्यादा है। अगर आप ईमानदार हैं तो फिर भी आप बच निकलते हैं, क्योंकि आपके पास एक रक्षा कवच होता है। सामने वाला जानता है कि भैया इनसे कुछ कहना बेकार, ये तो ईमानदार आदमी, कहीं भी इनका ट्रांसफ़र करा दो, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमें तो कम झेलना पड़ा, जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें ज़्यादा झेलना पड़ा। अच्छा, अब जो लोग पॉलिटिकल प्रेशर डलवाते हैं तो उन्हें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग जीने नहीं देते। मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि हमने डलवाया नहीं कभी। अवसर थे मेरे पास, मेरे परम मित्र डॉक्टर फजलुल हक के ससुर साहब जो हैं, अमीर हसन साहब, वो जो हैं स्वास्थ्य मंत्री रहे मुलायम सिंह सरकार में, मैं कुछ भी करवा सकता था। लास्ट मिनट पे एक बार प्रयास भी किया, जब मैं बहुत दुखी हो गया ट्रांसफ़र करवाने का, तो वो सरकार चली गई उसी दिन। तो वही बात है कि मेरे जैसा आदमी कभी पॉलिटिक्स में पढ़ता नहीं, लेकिन एक बार पढ़ने की कोशिश की तो सरकार ही चली गई, तो वो काम मेरा हो नहीं पाया। केशवनाथ त्रिपाठी जी तो अपने घर के हैं, तो एक बार उन्होंने कहा था कि अगर कोई ज़रूरत हो ऐसी तो वो करवा देंगे ट्रांसफ़र, कोई ऐसी बात नहीं है। और महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल रहे हैं और यूपी में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में संपर्क बहुत हैं, उच्च स्तर के, छोटे मोटे स्तर के नहीं, गली मोहल्ले के नेता, उच्च स्तर के संपर्क हैं। मैंने कभी लाभ नहीं उठाया। कभी मैंने छोटे भाई ने ज़रूर मेरे लिए कुछ थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत समझी तो कुछ किया होगा, लेकिन मैंने कभी लाभ नहीं उठाया। ये कि पॉलिटिक्स का लाभ उठा के मैं अपनी बेहतरीन पोस्टिंग कराऊं, मेरे लिए हर पोस्टिंग बेहतरीन है, मैं कहीं भी जाने को तैयार रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि आप मना नहीं कर सकते आईएएस के लिए, कि आपने पूरे देश में सेवा करने के लिए जो है वो बॉन्ड भरा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यही बात मैं जाने कब से कह रहा था। यहाँ तक कि मेरा एक साथी अजय सिंह विक्रम, मेरे बैच का, मैं उसको लड़का ही कहूँगा, अब तो हम लोग सब बुढ़े हो गए हैं, लेकिन लड़का इसलिए, मुझे तो उसकी वही छवि आती है। उसकी मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में, तो वही छवि आती है, एकदम लड़कपन था उसके अंदर। तो जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे सेल्स टैक्स की, तो कमिश्नर ने कहा ट्रेनिंग के अंतिम दिन, दीक्षांत वाला दिन जो होता है,
कि आप लोग अपने पसंद की पोस्टिंग मांग लीजिए, आज मिल जाएगी, आगे कभी आपको अपने पसंद की पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो अजय विक्रम खड़े हुए और कहा कि सर, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप जहाँ चाहें हमें पोस्टिंग दे दें, क्योंकि आज आपने हमारी मनपसंद जगह पर दे भी दी तो हमें आदत पड़ जाएगी, फिर हम राजनीतिक दबाव डलवाते फिरेंगे। तो कमिश्नर ने अजय को बहुत अप्रिशिएट किया। लोगों ने हमारे साथ के जो ट्रेनीज थे उन्होंने अजय को बहुत बाद में बुरा भला कहा कि हीरो बनना चाहता है, मक्खनबाजी करना चाहता है, ये वो। अब अजय का व्यक्तित्व तो ऐसा था कि वो क्रिकेटर था और कमिश्नर के साथ क्रिकेट खेलता था। अब जो लोग जलते थे इसी बात से कि तो कमिश्नर के साथ क्रिकेट खेलता है। एक बार कमिश्नर को आउट कर दिया, सब लोग सन्न रह गए, सबने कहा अब तो इसकी शामत आई। उससे कहा कि कमिश्नर को आउट नहीं किया करते। तो अजय ने कहा कि मुझे तो क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अजय ने कहा कुछ टेक्निकल बात बताई कि आउट तो होने ही थे, जब ऐसा होगा तो आउट तो होंगे ही। तो लोग कहने लगे मरो जाके, हमें क्या करना है। लेकिन कमिश्नर बहुत खुश हुए, क्योंकि वो ट्रू स्पोर्ट्समैन थे। और आईएएस जो है वो जनरली पीसीएस अधिकारियों जैसा नहीं होता है। पीसीएस अधिकारी बड़े ही कुनही, कुनही जानते हैं, बहुत ही अपने, ये इटावा का शब्द है, एक बहुत ही अपने अंदर द्वेष पालने वाले और बहुत ही बदला लेने की भावना रखने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे होते, ज़्यादातर, सभी तो नहीं होते। और आईएएस ज़्यादातर बहुत निष्पक्ष होते हैं, उनकी ट्रेनिंग इसी प्रकार की होती है। वही व्यक्तित्व मैं आपका निर्मित करना चाहता हूँ। अब मेरे साथ क्या हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि सौभाग्य कि मैंने ट्रेनिंग आईएएस के साथ की। ये बात सबको पता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हमारी पीसीएस वाली बिल्डिंग गिर गई थी, जो नैनीताल में जहाँ हम लोग रहते थे, वो नई बन रही थी। तो आईएएस के साथ हमें शिफ्ट कर दिया गया था। अभी अभी एक वीडियो में बताया मैंने। तो हम लोगों ने आईएएस के साथ ट्रेनिंग की है। 82 बैच का आईएएस बैच, हमारे साथ वीरेश कुमार, बद्री प्रसाद नीलरत्न और तमाम निरुपमा घोष और ये सब लोग जो थे, संजीव कुमार, ये तमाम सारे आईएएस अधिकारी, हम एस राजू, बलविंदर सिंह, बचित्तर सिंह, सबके नाम याद हैं। ये सारा बैच हमारे साथ था, सबसे दोस्ती थी, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर था डिपार्टमेंट का, जूनियर मोस्ट से ऊपर वाला अधिकारी, सबसे जूनियर होता है कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, उसके बाद होता है असिस्टेंट कमिश्नर। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, तो वीरेश कुमार जिन्होंने हमारे साथ आईएएस की ट्रेनिंग की थी, वो सचिव, प्रमुख सचिव कर और निबंधन विभाग, यानी मेरे डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव थे जब मैंने डिपार्टमेंट छोड़ा है। तब जब मैंने रिजाइन किया, मैं उनसे मिला था जाके। इतना अंतर होता है कि आईएएस और पीसीएस की सीनियरिटी में, मैं सबसे नीचे लगभग और वो सबसे ऊपर। तो ये फ़र्क होता है। लेकिन हम लोगों ने साथ में ट्रेनिंग की और बड़ी मस्तियाँ की उत्तर प्रदेश भ्रमण में और तमाम जगहों पर, साथ साथ में, कोई भेदभाव नहीं था। तो मेरा जो नेचर था वो आईएएस वाला डेवलप हो गया। डिपार्टमेंट ने कुछ ये पहचाना भी कि मेरी अप्रोच अलग है, तो मुझे पोस्ट भी वो दी जहाँ पर आईएएस लोग पोस्ट किए जाते हैं। तो मैं उनके समकक्ष बैठ गया जाके, यानी कि मैं असिस्टेंट कलेक्टर बना जाके। और मेरा काम रिकवरी का था। हालांकि वो कब्रिस्तान का शहंशाह होता है, जहाँ पर आपके अंडर में कोई जनता नहीं होती। रिकवरी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कलेक्टर या असिस्टेंट कमिश्नर वो अधिकारी होता है जिसे ये जिम्मा दिया जाता है कि इतना पैसा व्यापारियों का ड्यू है और ये जमा नहीं कर रहे हैं, उनमें से 90% तो मर गए होते हैं, जिंदा ही नहीं होते। तो हमें रिपोर्ट लगानी होती है खाली कि सारी जांच की और पाया कि ये मर चुके हैं। तो हम कहते थे मुर्दों का बादशाह, कब्रिस्तान का शहंशाह बना दिया गया है। और ऐसी पोस्ट मैंने बहुत, ऐसे ही एक पोस्ट मुझे एसआर की भी मिली जो बड़ी ही उन्नत पोस्ट है। सिर्फ उनको मिलती है ये पोस्ट जिन्हें कि लॉ का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। ये पोस्ट मुझे करीब 11 साल तक मिली रही। और ये पोस्ट ऐसी होती जिस पर कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें कोई ऊपरी आमदनी नहीं होती है और मुझे तो इससे कोई परवाह नहीं थी। तो लोग दुआ करते थे कि इनकी पीके दीक्षित यहीं बने रहें तो अच्छा रहेगा, कोई और नहीं आएगा, क्योंकि लोग कमाई करना चाहते थे और यहाँ पर वो थी नहीं। यहाँ पर हमें व्यापारियों के केसेस लड़ने होते हैं मेंबर ट्रिब्यूनल के सामने, या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, सरकार के साथ देते हुए सरकार का पक्ष रखना होता है। तो हम कहलाते हैं स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, एसआर। तो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव वही अधिकारी बनता है जो बहुत अनुभवी होता है, बहुत ही धीर गंभीर होता है और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों का सामना कर सकता है, उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ये पोस्टिंग मेरी लगातार रही। हाई कोर्ट वर्क्स में 1 साल और सुप्रीम कोर्ट में 1 साल तो रहा ही रहा, और उसके अलावा 11 साल जो है वो एसआर, एसीएसआर भी रहा। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जो नौकरी न कर पाने का तो कोई मतलब ही नहीं, बड़े मज़े से की और बड़े बड़े झंडे गाड़े, बड़े बड़े ट्रेंड सेटर फैसले मैंने किए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म करवाए। ट्रेंड सेटर फैसले, जैसे बिजली पे टैक्स लगाना, पहले भी बताया हुआ।
तो ये नहीं है कि आप अगर पॉलिटिक्स नहीं यूज़ करते तो आप नौकरी नहीं कर पाएँगे, बड़े आराम से कर पाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब अथाह पैसा कमाने की चाह है, तो आपको फिर पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, पोस्टिंग करवानी पड़ेगी और पोस्टिंग के रेट्स तो जैसा कि आजकल लोग बताते हैं, मेरे शिष्य हैं ना तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, तो वो कहते रहते हैं कि अब क्या करें गुरुजी 10 लाख रुपए चल रहा है, बताइए हम ना कमाएँ तो कैसे काम चलेगा? 10 लाख से नीचे तो गुज़ारा ही नहीं है। इस तरह की बातें मुझे बार-बार सुनने को मिलती हैं। तो भगवान जाने जो भी होगा, हमेशा से ही सुनने को मिलती रही हैं और मैंने जो चॉइस दी वो पोस्टिंग मुझे कभी मिली नहीं। चॉइस माँगी जाती है बाकायदा हर साल, वो मिलती कभी नहीं है। 5 चॉइस माँगी जाती है, पहले 4 चॉइस माँगी जाती थी कि आपको कहाँ-कहाँ जाना है, यहाँ ना हो तो वहाँ कहाँ, कभी नहीं मिली मुझे। हमेशा आउट ऑफ चॉइस ही मुझे ज़िला मिला है। मैंने गाज़ियाबाद कभी चॉइस नहीं दी, आई हेटेड गाज़ियाबाद। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ कल्चर है ही नहीं। बिल्कुल ही किसी पुस्तकें नहीं मिलती यहाँ पर कभी भी। सबसे बड़ी बात थी यहाँ कोई पुस्तक की दुकान नहीं थी। वो तो एक सरदार जी थे, कुछ उपन्यास रखा करते हैं अभी भी चौपला पे, तो उनके यहाँ से कुछ चीज़ें मिल जाया करती थी। व्हीलर पहले गाज़ियाबाद में था, वो भी ख़त्म हो गया रेलवे स्टेशन पे, जो थोड़ी बहुत किताबें मिल जाया करती थी। पहले ऑनलाइन तो ऐसा था नहीं। तो मुझे गाज़ियाबाद नापसंद था इसलिए कि यहाँ पर कोई कल्चर नहीं है, बुक्स का कल्चर नहीं है, लोग पढ़ते-लिखते नहीं हैं। लेकिन वो डिपार्टमेंट मुझे बार-बार गाज़ियाबाद पोस्ट करता था, यहाँ तक कि मैं टोटल 14 साल गाज़ियाबाद ही रह चुका। लोग तरसते हैं गाज़ियाबाद आने के लिए और मैं बहुत बुरी मन से गाज़ियाबाद में रहा। लोग आना चाहते हैं गाज़ियाबाद, मोबाइल में आना चाहते हैं। मैं मोबाइल में रहा 4 साल, चेक पोस्टों पे रहा और एसआर रहा, असेसमेंट में नहीं रहा। डिपार्टमेंट ने जो मैंने नहीं चाहा वो मुझे दिया, जो मैंने चाहा वो नहीं दिया। मैं चाहता था एसआर ही बनाना है तो इलाहाबाद में बना दीजिए। भाई जब कोई ये चाहता है कि कोई काशी में रहना चाहता है, कोई प्रयागराज में रहना चाहता है, तो उसे क्यों नहीं दे देते आप प्रयागराज? लेकिन नहीं दिया। मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वहाँ की जो भूमि से इतना प्रेम है, मैं आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कभी भी। आप सोचें कि शायद उस गर्लफ्रेंड को याद करके हो जाता हो मन होए जात अजों वही वाह जमुना के तीर, वो सब कुछ नहीं है। मुझे तो उस पूरे माहौल से प्यार था जहाँ पर मैं 7 साल 6-7 साल लगभग एमएससी और डीफिल किया मैंने। ना मेरे कोई दोस्त थे, ना कोई था। लेकिन मुझे उस शहर से प्यार है क्योंकि उस शहर मेरा कल्चर डेवलप हुआ। जिस परिवारों में 3 परिवारों में रहा, मेरे बहनोई के परिवार थे, उन उन परिवारों में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। वो सब बताने का समय नहीं है यहाँ, लेकिन इलाहाबाद मेरे लिए बहुत प्रिय स्थल है। मैं चाहता रहा कि इलाहाबाद हो जाए, नहीं हुआ, रहना पड़ा गाज़ियाबाद में। तो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कई बार होता है, हम सोचते हैं वो नहीं होता। तो ईश्वर की इच्छा जो भी है ठीक है, ईश्वर की इच्छा मान के ही चलना चाहिए। मैं गाज़ियाबाद लिविंग को एंजॉय नहीं करता। मैं इलाहाबाद में सड़कों पे पैदल चलना पसंद करता रहा। आज भी गाड़ी से जाता रहा, अब तो जाता नहीं कहीं, लेकिन जब गाड़ी से जाता रहा तो गाड़ी खड़ी करके कंपनी बाग के सामने से, हिंदू हॉस्टल के सामने से उस पूरी सड़क को एक बार पैदल चलने की मेरी तमन्ना रहती थी और चलता था। वहाँ से स्टेडियम के अंदर से प्रवेश करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से होते हुए अंदर से निकलकर कर्नलगंज की तरफ से निकल जाता था। वहाँ पर जेके इंस्टीट्यूट से होता हुआ, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट से होता हुआ और कर्नलगंज में निकल के सत्यदास स्वीट मार्ट पर जाकर बंगाली मिठाई खाकर चाय पीना और समोसा खाना उसका। ये काम मैं ड्राइवर से कह देता था गाड़ी वहीं ले आओ, वो भी जानता था कहाँ लाना है, तो गाड़ी वहीं ले आओ। मेरे लिए ये यमुना का किनारा वृंदावन और मथुरा से कम नहीं था। मुझे लगता था कि बस ये मेरी मातृभूमि है, जहाँ मेरा दूसरा जन्म हुआ। सिविल लाइंस में पैदल चारों पट्टियों पे घूमना ये मेरा प्रिय शगल था। प्लाजा पैलेस थिएटर के बीच में, अब तो न प्लाजा है न पैलेस है। एल्चिको में कॉफ़ी पीना, अब एल्चिको भी बंद हो गया मैंने सुना। अभी मैं गया था 5-6 साल पहले, नोटबंदी वाले दिन गया था, उन दिनों जब नोटबंदी हुई थी तब गया था एल्चिको। रेस्टोरेंट है, गिंजा रेस्टोरेंट, स्काईलैंड रेस्टोरेंट, ये मेरे भ्रमण स्थल थे। यहाँ पर मैं बड़ा हुआ सच माने में। 20 साल की उम्र के बाद जो मैं बड़ा हुआ वो यहाँ हुआ, लेकिन विभाग ने मेरी एक ना सुनी कभी भी। और चलिए छोड़िए, क्या बताएं राजनीतिज्ञों की लीला। तो राजनीति के बिना
पड़े हुए आपको तकलीफ कोई नहीं होनी है। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो आपको राजनीति में पड़ना पड़ेगा, और फिर जब दूसरी पार्टी आएगी तो आपको रगड़ेगी भी, ये भी सहना पड़ेगा। तमाम अधिकारियों को मैं जानता हूं कि सपा आई रगड़ दिया, बसपा आई फिर ऊपर बैठा दिया, या उल्टा हुआ, जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे ये हुआ। कांग्रेस को कौन पूछता है, तो कोई पार्टी ही नहीं है। भाजपा तो एक बार आई थी, बड़े मासूम मंत्री थे इनके, बहुत ही इनोसेंट, उन्हें पता ही नहीं था कि काम कैसे किया जाता है। इंटेलेक्चुअल्स थे, मुरली मनोहर जोशी का ज़माना, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्हें छल प्रपंच नहीं आता था। पहली भाजपा के मंत्री वास्तव में बहुत ही आदर्श मंत्री थे, क्योंकि वो जो काम करते थे बहुत सोच समझ के करते थे, मेरिट पे करते थे। बाद की लीला तो बाद की है, नहीं तो टिकते नहीं, टिकी कहाँ सरकार पहले वाली, मायावती जी ने बीच में गिरा दी थी। तो राजनीति करने के लिए छल प्रपंच चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स में वो छल प्रपंच नहीं था जो कि मंत्री बनने के लिए चाहिए होता है। विशुद्ध इंटेलेक्चुअल्स थे। तो बात यह है कि ये सब ज़माना देखा, सारी टाइम सब चीज़ समझी। अब आप लोग जब नौकरी में जा रहे हो तो राजनीति से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। अगर आपको ट्रांसफ़र कराने के लिए मंत्री को अप्रोच भी करना है तो मंत्री के चहेते बेटे मत बन जाइए। पैसा दीजिए, ट्रांसफ़र कराइए, दैट्स ऑल। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए यही करना पड़े, मैं तो राय नहीं देता कभी भी, लेकिन अगर यही करना पड़े तो इतना ही मतलब रखिए कि आप दुकानदार को जाके आपने पैसा दिया, सामान खरीदा, चले आए। अपने ऊपर ठप्पा मत लगाइए कि आप क्या हैं, किस पार्टी के, वो ठप्पा मत लगाइए, तो आप जिंदा रहेंगे। यानी तो आपको कोई सताएगा नहीं। जिस पार्टी की सरकार हो उस पार्टी के मंत्री को, वैसे अब तो फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है भाजपा के अलावा किसी भी सरकार के आने की, किसी की भी उम्मीद नहीं है, तो आराम से सब चलता रहेगा, स्थायी सरकार रहेगी और आप भी स्थायी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माफियाओं से संपर्क मत रखिए, गुंडों मवालियों से संपर्क मत रखिए, उनसे दूर रहिए, वो डरेंगे। डरते हैं, ऐसा नहीं है डरते नहीं, डरते हैं। मेरी पत्नी के सगे भ्राता डिप्टी एसपी हैं सुनील दत्त दुबे, बहुत पॉपुलर और फेसबुक हस्ती हैं और बड़े ही हंसमुख मिजाज हैं। बहुत छोटे हैं हमसे, बहुत, इसी समझ लीजिए मुझे रिटायर हुए 6 साल हो गए और वो अभी रिटायर नहीं हुए, काफ़ी छोटे भाई हैं। पुलिस में रहते हुए इतनी मस्ती में रहना और इतना व्यवहार गेन करना कि चारों तरफ के लोग प्रशंसक हैं। मिर्ज़ापुर, भदोही, इन सब एरिया में विंध्यवासिनी देवी जहाँ हैं उस स्थान पर हमें दर्शन कराए थे हम लोगों को। नौकरी करना सीखो तो ऐसे लोगों से सीखो। फेसबुक पे सबको रिप्लाई भी करते हैं, ये नहीं कि अफसरी के ढोंग में रहें। सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए थे, अब रिटायरमेंट के लगभग आके अब प्रमोट होकर डिप्टी एसपी हुए हैं। प्रमोशन भी बहुत देर में हुआ, लेकिन कोई परवाह नहीं, मस्त रहते हैं अपने आराम से। नौकरी करो, मस्ती में करो। मैं प्रायः उनके सभी जगहों पर गया, मेरठ में पोस्टेड रहे, सब जगह रहे, मैं हर जगह गया, क्योंकि अब पत्नी के सगे बंधु हैं, दूर दराज के नहीं। तो और जब मैं मुरादाबाद ट्रेजरी अफसर था तो ये तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिशन्स की, बच्चे हैं हमारे लिए तो बच्चों की तरक्की देख के तो खुश होना ही होता है, तो उनके स्थान पे जाना भी अच्छा लगता है कि भाई चलो जाएंगे। तो हर जगह पर, लगभग पत्नी तो हर जगह गई हैं, मैं कुछ कम उतना नहीं जा पाता। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगती है कि इतना अच्छा व्यवहार है, चारों तरफ के लोग इतना सम्मान करते हैं, डर के मारे नहीं, सम्मान। डरावना व्यक्तित्व ही नहीं है उनका। ऐसे हरप्रसाद शुक्ला जी थे, डीआईजी सीआईडी से रिटायर हुए थे, हमारे साड़ू भाई लगते हैं। डायरेक्ट रिश्ता कुछ नहीं, लेकिन वो गांव नाते से मेरी पत्नी उनकी पत्नी को बहन मानती रही, वो दोनों एक दूसरे को अपनी बहन मानती रही, इस नाते वो साड़ू भाई हुए। रेलवे में एसपी थे आगरा में, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तो आना जाना हुआ, फिर उसके बाद बराबर आना जाना बना रहा। अब बहुत समय से कोई खोज खबर नहीं है, लेकिन उनका भी नेचर ऐसा था। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी लोग उन्हें बहुत चाहते थे। महेश चंद्र द्विवेदी जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश, वो हमारे पत्नी के एक भाई के ससुर साहब हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश रहे। बड़ा ही सरल व्यक्तित्व। और उन्हीं का एक भतीजा जो अभी मथुरा में
आईपीएस था जो मथुरा में जिसकी हत्या कर दी गई, वो जो एक बाबा था, उस बाबा को घेरने के चक्कर में, एक पुरानी खबर है 4-5 साल पुरानी, वो लड़का हम लोग उसे घर के नाम बिंदु से जानते हैं, मैं नाम भूल गया उसका इस समय। बच्चा था एकदम, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो बहुत उत्साहित था कि जीजा जी का सिलेक्शन हुआ है, मेरा भी होना है। ईश्वर ने उसकी सुनी, उसे आईपीएस बनाया, लेकिन राजनीति में पढ़ के चला गया इस दुनिया से। बहुत बड़ी खबर थी उस समय की। तो तमाम सारी घटनाएं इस ज़िंदगी में देखी हैं। तुम लोगों से इस चैनल पर वो चीज़ें इसलिए शेयर करता हूँ कि तुम्हें नौकरी के बारे में कुछ पता चलता रहे, तो तुम तमाम शंकाओं का समाधान होता रहे। ये स्थिति एक आईपीएस की यानी एसपी की क्यों आई कि वो मारा गया? क्योंकि जो अभियान था, उस अभियान में उसने अपने गद्दारों को नहीं पहचाना, जो उसके साथ के लोग गद्दार थे उनको नहीं पहचाना। न्यूज़ चैनल्स कह रहे थे कि शायद साथियों ने ही मार दिया। अब गद्दारों को ना पहचानेंगे आप, अगर सरल व्यक्तित्व हैं तो पुलिस की नौकरी ना करिए, थोड़ा सा आपको चतुर होना पड़ेगा। चतुराई बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पत्नी बंधु में ये इंटेलिजेंस, मैं साला शब्द यूज़ नहीं करता कभी भी, आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, जो शब्द हम गाली के तौर पे यूज़ करते हैं उसे हम रिश्ते के तौर पे यूज़ करें, मुझे कभी पसंद नहीं है। तो एक विशेष इंटेलिजेंस चाहिए। अगर आप बहुत चतुर हैं तो खूब हंसमुख रहिए, मस्ती करिए, लेकिन चतुराई बिल्कुल अलर्ट एकदम, तब पुलिस की नौकरी ज्वाइन करिए, अन्यथा मत करिए। चलिए और बताता रहूँगा।